हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए बेहतरीन वीडियो में। तो आज आपका पाठ जो विद्युत रसायन ये शुरू होने वाला है। इसमें इस पाठ से इतना मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। ये वाला पाठ आपकी बोर्ड परीक्षा में 9 नंबर का पूछा जाता है। तो जितने भी लोग इस पाठ को नहीं जानते हैं या इसको नहीं समझ पाते हैं, कुछ भी दिक्कत होती है, अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप लोग उसको टेलीग्राम पे उसको सेंड कर देंगे। उस दिक्कत को आपकी वहाँ पे दूर कर दिया जाएगा। अगर वीडियो की कोई दिक्कत है तो वीडियो में उसको दूर किया जाएगा। तो आज आपका शुरू होने वाला है यकीन बैच का विद्युत रसायन पाठ आपका 2 होने वाला है। सबसे पहले इसमें हम सेल को बारे में जानेंगे, फिर आपको विद्युत रसायन क्या होती है, फिर विद्युत रसायन सेल क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, आपकी इसमें बैटरी भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं, फिर अर्ध सेल क्या होती है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, लोग केसी क्या होता है, फिर प्रतिरोध क्या होता है, चालकत्व क्या होता है, कोलास का नियम पढ़ाने वाले हैं। जो आपका यहाँ पे मोलर चालकता होती है वो भी यहाँ पे ए टू जेड आपको पूरा का पूरा हम पढ़ा देंगे। और विद्युत अपघटन के नियम भी पढ़ाएंगे। फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम भी हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं इसी पाठ के अंदर अंदर। और आपकी जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम ये पाठ को समाप्त कर देंगे, या तीसरी या दूसरी वीडियो में ये आपका पाठ दी एंड हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं देख लीजिए। तो यहाँ पे वह सरल मशीन जो ऊर्जा के रूप को क्या करती है, वह सरल मशीन जो ऊर्जा के रूप को बदल देती है क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। सेल का यहाँ पे मतलब है जो आपकी बैटरी में सेल पड़ती है, टार्च में सेल पड़ती है, उन्हीं को यहाँ पे भैया जी बताया गया है। ठीक, तो जो सेल विद्युत या रसायन से संबंधित होती है उन्हें रासायनिक सेल कहते हैं। मतलब कि जो आपकी बैटरी वाली सेल होती है, कौन सी वाली, बैटरी वाली सेल, बैटरी वाली। ठीक, जो सेल विद्युत या रसायन से संबंधित होती है उन्हें रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक, अच्छी बात है। कोई भी सेल होंगी जो विद्युत और रसायन से दोनों से संबंधित होंगी उन्हें विद्युत रसायन सेल कहते हैं। अपनी भाषा से लिख के लाए हैं, बहुत बढ़िया। ठीक, तो विद्युत रसायन सेल क्या होंगी, इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में यहाँ पे इनको बांट दिया गया है। दूसरा क्या है, विद्युत अपघटनी सेल में यहाँ पे इनको बांटा गया है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलती है, तो भैया जी जो आपकी गैल्वेनिक सेल होती है वही आपकी रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देती है, गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ठीक, फिर विद्युत अपघटनी सेल क्या होती है, विद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में कौन बदलती है, विद्युत अपघटनी सेल। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलती है, जो आपकी गैल्वेनिक सेल होती है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, डिस्कस बातचीत। ओके, तो गैल्वेनिक सेल को और भी नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है, जो आपका डेमियल सेल है, डेमियल सेल के भी नाम से इसको जाना जाता है। किसको जाना जाता है, ये आपका गैल्वेनिक सेल को डेमियल सेल के नाम से जाना जाता है। और कब जाना जाएगा, जब आपके सेल में जो आपके कैथोड होंगे, छड़ें होंगी, ये आपकी कॉपर की और जिंक की होंगी, तभी आप इसको डेमियल सेल के नाम से जानेंगे, वैसे आप इसको नहीं जानेंगे। ठीक, कोई बात नहीं। तो अब आपको इस चित्र को कैसे बनाना है, तो इस चित्र को भी आपको यहाँ पे देख लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 बीकर लेना है, उन बीकरों में आपको एक एक छड़ को लगा देना है। तो ये आपने इधर वाले में कॉपर की छड़ को लगा दिया, इधर वाले में आपने जिंक की छड़ को लगा दिया। ठीक, और इस वाले छड़ में जिसमें जिंक की छड़ को लगाया है उसमें आपको जिंक सल्फ्यूरिक ZnSO4 का जलीय विलयन डाल देना है। और जिसमें इधर कॉपर वाले में CuSO4 का जलीय विलयन आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक, भर देना है। फिर उसके बाद आपको ऊपर से एक लवण सेतु का मतलब होता है ब्रिज पुल। आपने रामायण देखी होगी तो उसमें कहते हैं राम सेतु, तो राम द्वारा निर्मित हुआ था वो पुल। तो राम सेतु और लवण सेतु ब्रिज बात बराबर है। तो इसमें आपको 1 2 छड़ को लेना है, बीकरों को लेना है,
उनमें सेल को लगाना है, एक में जिंक को लगाना है, एक में कॉपर को लगाना है, एक में ZnSO4 को भरना है, एक में CSO4 का जली भरना है। फिर आपको क्या लाना है, फिर आपको लवण सेतु साल्ट ब्रिज लाना है। ये आपका ब्रिज काहे का होगा, KCl का होगा, NH4Cl का होगा, KNO3 का ये आपका होगा। ठीक है, ठीक, KNO3, ठीक, अच्छी बात है। फिर ये आपका पूरा का पूरा सेल हो जाएगा लवण सेतु। फिर इससे इसको हम ज्वाइंट कर देंगे, जिंक वाले को कॉपर से ज्वाइंट करेंगे तो ये आपकी विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। यहाँ पे 1.10 वोल्ट का करंट उत्पन्न होगा, विभवांतर या विभव होगा। और विद्युत धारा की दिशा किस तरफ से किस तरफ होगी, कॉपर से जिंक की तरफ आपकी गैल्वेनिक सेल में विद्युत धारा की दिशा होती है। ओके, इतना समझ गए। अब आगे बात करने वाले हैं कि गैल्वेनिक सेल की अभिक्रियाएं आपको यहाँ पे बहुत मिलने वाले हैं, आप लोग इनको सीखने वाले भी बहुत हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे गैल्वेनिक सेल की अभिक्रियाएं क्या है। तो अभिक्रियाएं आप यहाँ पे देखेंगे, एनोड पर जिंक है, प्लस जिंक है, माइनस में इसने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। तो यहाँ पे जिंक के ऊपर 2 प्लस को लगा दिया है। फिर कैथोड पर क्या क्या है, कॉपर 2 प्लस है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्रहण किया है। तो कॉपर के ऊपर 2 प्लस थे, यहाँ पे इन्होंने ग्रहण किया है, तो ये आपके माइनस हो गए। ठीक, अब इसको काट पीट के क्या लिखेंगे, ये आपकी बन के क्या आएगी। तो अब आप इसको यहाँ पे देखेंगे कि ये आपकी इससे ये वाली कैंसिल हो जाएगी। तो ये आपकी Zn प्लस में Cu2 प्लस आपकी फिर Zn2 प्लस Cu, ये आपकी बन के आएगी नई रेडॉक्स वाली। ठीक, तो उसके बाद संकेत सेल क्या होती है, जो आपकी इस प्रकार की ये सेलें हैं निकली, इनको आपको संकेत में लिखना है। तो जो आपकी पहली वाली है, पहली वाली आपकी जो समीकरण दी गई, इसको हम लिखने जा रहे हैं। तो Mg प्लस Ag प्लस है, तो Mg प्लस, तो Mg प्लस Ag प्लस है। तो सबसे पहले Mg वाले को Mg से मिलाएंगे। ठीक, तो Mg हो जाएगा, Mg इसको मिला रहे हैं तो आपको एक डंडा लगाना होगा। फिर इसको आप लिखेंगे Mg2 प्लस, फिर जब आपका ये तीर मिलेगा तब आपको इसके 2 डंडे करने होंगे बड़े बड़े। ठीक, बड़े बड़े 2 डंडे करने होंगे। ठीक, फिर उसके बाद Ag से Ag हो जाएगा, तो Ag प्लस से आपका सिर्फ Ag बन रहा है। तो ये आपकी क्या होगी, संकेत सेल। अब आपकी हमने इस प्रकार की एक हमने आपको बना दी है। अब इसको भी कैसे बनाएंगे, इस वाली को ऊपर वाली को जो आपकी गैल्वेनिक सेल की निकल के आई है, इसको आप कैसे बनाएंगे। तो आप इसको यहाँ पे तीसरा नाम दे दीजिए, इसको तीसरा। तो तीसरे भी आप यहाँ पे देख लीजिए, तो Zn से Zn2 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे Zn बड़ा डंडा, Zn2 प्लस बड़े 2 डंडे, फिर Cu2 प्लस, तो Cu2 प्लस होगा 1 डंडा, फिर आपका Cu है तो Cu ये आपकी बन जाएगी। ठीक, अब आपकी दूसरी क्या है, दूसरी कैसे बनाएंगे, तो दूसरी भी देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको बना के दी गई है, आपको यहाँ पे अब समीकरण को लिखना है। तो समीकरण को आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो Ni वाला है तो Ni वाले को बिरादरी से मिलाना होगा। तो यह आपकी क्या बनेगी, Ni, फिर आपकी Ag प्लस हो जाएगी, तो प्लस में आपका Ag प्लस होगा। फिर ये आपका गिप्स लगेगा, गिप्स, फिर उसके बाद Ni2 प्लस, Ni2 प्लस हो जाएगा, प्लस में फिर आपका Ag हो जाएगा, Ag। ये आपकी इस प्रकार की ये बाली हमने आपको यहाँ पे दे दी है। अब इसको हमने, ये आपकी यहाँ पे थी, अब ये वाली आपकी भैया जी यहाँ पे थी। अब आप इसको आसानी से देख लिए हैं, समझ लिए हैं। अब इतना ही था इसमें। अब आगे बात करने वाले हैं, पूरे का स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपकी विद्युत धारा की दिशा गैल्वेनिक सेल में कहाँ से कहाँ तक होती है। तो आइए सीखते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, गैल्वेनिक सेल को हमने
इरेज कर दिया, जो आपके अभी बनी थी उसको हटा दिया है, अब नई आपके लिए सामने यहाँ पे हम बना के ले आए हैं। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे, यदि अधिक वोल्ट की बैटरी इस सेल में लगा दी जाए तो विद्युत धारा की दिशा जिंक से कॉपर की तरफ हो जाती है। आपके नॉर्मल में कहाँ से होती है, कॉपर से जिंक की तरफ होती है, जिस प्रकार आपके यहाँ पे हमने दर्शाया है, दिखाया गया है। अगर भैया जी इसमें कोई दूसरी बैटरी को ले आए मार्केट से, उसको इसमें लगा दिया, तो ये दिशा क्या हो जाएगी, ये भैया जिंक से आपकी दिशा कॉपर की तरफ हो जाएगी, कॉपर की तरफ हो जाएगी, कॉपर की तरफ हो जाएगी। लेकिन हम अभी उसको लाए नहीं, तो ये आपकी कॉपर से जिंक की ही तरफ रहेगी। अगर हम आपसे बोलें कि गैल्वेनिक सेल में किसी बाहरी बैटरी को लगा दें उच्च वोल्टेज पर, तो आपकी विद्युत धारा की दिशा गैल्वेनिक सेल में किस से किस की तरफ होगी। तो आप कहेंगे अच्छा बाहर से बाबूजी बैटरी लाए, जब बाहर से लाए हैं तो भैया जी आपकी होती कॉपर से जिंक की तरफ है, जब बाहर से लाएंगे तो आपकी जिंक से कॉपर की तरफ हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और नीचे क्या है, यदि लगाई गई बाहरी बैटरी का वोल्ट इस सेल के वोल्ट के बराबर होता है तो विद्युत धारा की दिशा विद्युत धारा किसी भी दिशा में प्रवाहित नहीं होती। मतलब कि इसका मान लीजिए वोल्ट यहाँ पे 1.10 वोल्ट है, अगर इसी वोल्ट की कोई बाहरी बैटरी या सेल ले आए, मतलब कि 1.10 वोल्ट की कोई बाहरी बैटरी ले आए हैं और गैल्वेनिक सेल का भैया जी ताप वोल्ट भी इतना ही है, तो ना ही दिशा आगे बढ़ेगी ना ही पीछे बढ़ेगी, उदासीन अवस्था में रहेगी। मतलब कि कोई भी काम आम नहीं, ना ये प्लस बनाएगी ना ये माइनस बनाएंगे। जिस प्रकार आपका परमाणु में क्या होता है, जो आपका प्रोटॉन, जो आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन को किसी से मतलब नहीं है, वो आराम से, इलेक्ट्रॉन आपका माइनस होता है, प्रोटॉन आपका प्लस होता है, न्यूट्रॉन आराम से जीरो। बाबूजी हमसे कुछ नहीं, मतलब कि चोरी घर में हो जाए उनको कुछ भी लेना देना नहीं है, आराम से बैठे हैं, पंडित जी भजन गा रहे हैं, बस सुन रहे हैं, बस इस प्रकार का ये आपका है। मतलब कि कुछ भी कुछ कह दे कुछ नहीं, इतना लफंगा आदमी है, इतना आलसी आदमी है। इस प्रकार यहाँ पे लिखा है कि यदि लगाई गई बाहरी बैटरी का वोल्ट इस सेल के वोल्ट के बराबर होता है, ठीक, तो विद्युत धारा किसी भी दिशा में प्रवाहित नहीं होगी, ये इसमें कहा गया। फिर उसके बाद क्या है, स्थिति को भी दर्शा दिया गया कि अगर कम लगाएंगे तो क्या होगा, अगर ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, अगर भैया जी बराबर लगाएंगे तो क्या होगा। चलिए अब उसको भी देख लीजिए कि स्थिति नंबर आपके एक यहाँ पे है, ई आपकी आंतरिक और ई आपकी बाहरी, मतलब कि ई मिस आंतरिक भी बताए हैं और ई मिस बाहरी भी बताए हैं। हाँ, अगर कहा गया है कि अगर अंदर की विद्युत धारा ज्यादा है, अंदर की विद्युत धारा ज्यादा है बाहरी वाली विद्युत धारा से, मतलब कि अंदर वाली विद्युत धारा ज्यादा है बाहरी वाली से, तो आपकी बही रहेगी जैसे आपके नॉर्मल में रहती है, तो उसको कुछ लेने देना नहीं। मतलब कि अगर मेरे पास 100 रुपए है, तो अगर आपने उसमें 1 रुपए हमको दे दिया है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं, हम आपके पक्ष में नहीं जाएंगे क्योंकि आपने 1 रुपए दिया। अगर हमारे पास 100 रुपए हैं, 200 आप दे दे, तो पूरा आप ही की तरफ सपोर्ट में हो जाएंगे। जब एक देंगे तो कुछ नहीं, मान लीजिए हाथी के अगर इस मार्कर को मार देंगे तो कुछ थोड़ी होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से जा रहे हैं। हाथी समझ लीजिए, अगर हाथी के भाला चुभो दिए फिर तो आफत है, और तब अगर भाला हाथी जा रहा, ठीक, आराम से, कुछ लेना देना नहीं, आराम से जा रहा। और बाई चांस भाला मार दिए पेट में, ओ तेरी, बोले भैया सूंड से आपको लपेटेगा, लपेट के फुटबॉल की तरफ उछालेगा और फिर आएंगे जब नीचे तो मार देगा पैर बाउंड्री के बाहर, 6 रन, ठीक, ये आपका हो जाएगा। लेकिन जब भाई जी हाथी के मार एक इस मारकर को मारे कुछ भी नहीं, लेकिन वो तो आपका पीछे से आगे की तरफ चल ही रहा था, वो चलता रहेगा, जब भाला पकड़ ओ क्या ऐसा बना देगा मुंह, ठीक। तो ई आपकी आंतरिक है, इसमें बाहरी ऊर्जा नाम मात्र की लगा दी गई है, तो आपकी जिस प्रकार चलती थी
कॉपर से जिंक की तरफ वो भी आपकी चलती ही रहेगी। तो इसके बाद दूसरी स्थिति क्या है, आंतरिक ऊर्जा को कम कर दिया है बाहरी ऊर्जा से। आंतरिक ऊर्जा आपकी भैया जी कम है बाहरी ऊर्जा, मान लीजिए आंतरिक ऊर्जा आपकी 2 वोल्ट की है और बाहरी लगा दिए 20 वोल्ट की, और तेरी बाबा रे बाबा, इतनी ज्यादा लगा दिए हैं तो आंतरिक ऊर्जा कहते समेट क्या जाएगी बाहरी ऊर्जा से, क्योंकि बाबूजी हमको ले चलो, बाबूजी हमको ले चलो, और बाबूजी कहेंगे आ जाओ हमारे पास, ठीक। उसके बाद कहेंगे कि आंतरिक ऊर्जा बराबर होती है बाहरी ऊर्जा के, तो उसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, अपनी धुन में गाता रहा, बस यही हो जाएगा, ठीक। अब इतना समझ गए। अब उसके बाद आपको बताने वाले हैं कि अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कि अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है प्लस माइनस एक ही में हो, ओके। लिखेंगे कि जब धातु की क्षण को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है, मतलब कि कोई भी धातु है, सबसे पहले इसको नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम आपको एक ट्रिक कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये आपको एक बर्तन दिख रहा है, बर्तन, बर्तन बाबूजी चमक रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, आ जाइए, आइए न कभी हमारे बिहार, आइए न सर आइए, ओके। अब आइए ना हमारे बिहार, कभी दिखाएंगे बिहार का जलवा। तो ये आपका एक बर्तन ले लिए हैं, इसमें इस मतलब इस छड़ को लगा दिए हैं, ये छड़ आपकी धातु की है, और जिस छड़ को लगाया है उसी छड़ के विलयन को इस बर्तन में डालना है, ठीक। अरे बाबूजी एक बर्तन को लेना है, उसमें छड़ को लगाना है, और जिस छड़ को लगाया है उसी छड़ के विलयन को बासन में डालना है, वही आपकी अर्ध सेल होती है। अच्छा इतना सरल बता दिए हैं, तो ये हिंदी का है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिंदी तो आपको केमिस्ट्री वाली ही लिखनी पड़ेगी। अर्ध सेल को आप लोग इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, ठीक। अब हिंदी को पढ़ लेंगे कि जब धातु की क्षण को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है, फिर एक बार पढ़िए, जब धातु की क्षण को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो उसे सेल का इलेक्ट्रोड कहते हैं। पूरी बात आ गई समझ में, अच्छा आगे बहुत बढ़िया बात है। अब उसके बाद बात करने वाले हैं कि साम्य स्थिरांक केसी बराबर, केसी आपका क्या होता है, साम्य स्थिरांक, ये आप लोग मद्देनजर बात को रखते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे। तो भैया जी बोर्ड आपका यहाँ पे कम क्यों दिख रहा, अब की बार जो आएगा लिख के, अब की बार, अब की बार 90 पार, क्यों सरकार, अब की बार 90 पार, ओके, अब की बार होगा 90 पार का सिस्टम। साम्य स्थिरांक केसी बराबर log केसी बराबर n गुणे ई डॉट सेल बटे में 0.0591, ये आपको इतना फार्मूला याद करना है। इस पे आपके क्या बनते हैं, क्वेश्चन, इस पे आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। उसके बाद log केसी बराबर n गुणे ई नॉट सेल बटे में 0.0591, ये आपका सूत्र है, क्या है, log केसी बराबर n गुणे ई नॉट सेल बटे में 0.0591, ये आपका समय स्थिरांक क्या है, log केसी बराबर n गुणे ई नॉट सेल बटे में 0.0591, ये आपका साम्य स्थिरांक का सूत्र है, फार्मूला है, ठीक, व्यंजक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, किस पे बात करने वाले हैं कि मानक गिब्ज ऊर्जा डेल्टा जी नोट क्या होता है, जो आपका जी नोट क्या होता है, तो यहाँ पे देख लेंगे मानक गिब्ज ऊर्जा डेल्टा जी नोट, ओके सरकार। तो मानक गिब्ज ऊर्जा क्या होगी, तो डेल्टा लगा देंगे, जी लगा देंगे, नोट, ये आपका यहाँ पे ये बंदूक है, जीरो की तरफ बनाया है, डिग्री की तरफ लग रहा है, यही आपका क्या है भैया जी, डेल्टा नहीं है, डेल्टा तो ये आपका ही आपका नोट है, ठीक। अब इसको पढ़ेंगे, इसमें क्या है, इसमें भी आपको किसी निकाय, निकाय को आप यहाँ पे सेल भी बोल सकते हैं, किसी निकाय या सेल का अधिकतम कार्य उस सेल के द्वारा निकाली ऊष्मा के बराबर होता है, उस सेल के द्वारा निकाली गई ऊष्मा, निकाली गई भैया, निकाली गई, निकाली ऊष्मा के बराबर होता है। तो किसी निकाय का अधिकतम कार्य उस सेल के द्वारा निकाली गई ऊष्मा के बराबर होता है, वही आपका मानक गिब्ज ऊर्जा, किसी निकाय या सेल के द्वारा
अधिकतम कार्य उस सेल के द्वारा निकाली गई ऊष्मा के बराबर होता है, जिसे हम W मैक्सिमम बराबर NFE नॉट सेल से लिखते हैं। किससे? W मैक्सिमम बराबर NFE नॉट सेल से लिखते हैं। ठीक समझ में आ गई पूरी बात। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रतिरोध क्या होता है। तो लिखेंगे प्रतिरोध बराबर आपका होगा किसी वस्तु या विद्युत धारा की दिशा का विरोध ही किसी वस्तु या विद्युत धारा का विरोध ही आपका प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का मतलब है किसी का ये विरोध करेगा। प्रतिरोध को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रतिरोध ये किसी न किसी का तो विरोध करेगा। तो प्रतिरोध बराबर आपका विरोध हो जाएगा। तो अब आपका यहाँ पे क्या बनेगा कि किसी वस्तु या विद्युत धारा की दिशा का विरोध ही प्रतिरोध कहलाता है। और कक्षा 10 में आपने प्रतिरोध बहुत बढ़िया तरीके से लगाया है और इसमें आपको सिर्फ नया क्या है, मात्रक ओम वहां भी था, मात्रक ओम आपका यहाँ भी है, मात्र फार्मूला ही बदल गया। फार्मूला क्या है आपका? प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध आपका R से प्रदर्शित किया जाता है या लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका आ रही है फार्मूला चेंज क्या है, ये आपका जो इस प्रकार का ये वाला साइन है, ये वाला साइन, ये आपका प्रतिरोधकता, ये आपका क्या है प्रतिरोधकता इंटू L बटे L क्या है, L आपकी लंबाई है, A आपका क्षेत्रफल है। तो प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता गुणा लंबाई बटे में क्षेत्रफल, मात्रक इसका ओम हो जाएगा। समझ में आ गई पूरी बात। उसके बाद हम दूसरी बात क्या करने वाले हैं, जो आपका चालकत्व होता है। चालकत्व क्या होता है? प्रतिरोध का प्रतिलोम होता है, मतलब कि प्रतिरोध का प्रतिलोम, जो आपका प्रतिरोध होता है उसका प्रतिलोम ही आपका क्या होता है, चालकत्व होता है। चालकत्व बराबर प्रतिरोध का प्रतिलोम ही आपका चालकत्व होता है, जिसे आप G से प्रदर्शित करते हैं। G बराबर कप्पा, ये आपका कप्पा बटे में क्षेत्रफल बटे में लंबाई गुणे में क्षेत्रफल बटे में लंबाई, मात्रक आपका साइन, ये आपका ओम इनवर्स होता है। इसको आप ओम इनवर्स ना बोल करके माहो बोल सकते हैं, माहो ना बोल करके आप सीमेन को आपको इस प्रकार ये सब बनाना होता है बस। तो माहो बोल दीजिए, सीमेन बोल दीजिए, ओम इनवर्स बोल दीजिए। अब इसको कप्पा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप कप्पा, इसको आप कप्पा बोलते हैं। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे चालकत्व प्रतिरोध का प्रतिलोम होता है G बराबर कप्पा गुणे में क्षेत्रफल बटे में लंबाई, मात्रक ये क्या ओम इनवर्स या माहो या सीमेन, ये आपका हो गया है। पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत बढ़िया तरीके से। तो अब आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे कि जो आपका मोलर चालकता होती है, इसमें अंतर क्या है वही प्रदर्शित करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत मस्त अंदाज से। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि भैया जी मोलर चालकता क्या होती है। तो मोलर चालकता को आप सिग्मा यम से लिखते हैं। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि ये वाला आपका सिग्मा यम कौन सा है, इस वाले सिग्मा एम को हमने इस पहली बार देखा है। तो अब आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से इसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मोलर चालकता सिग्मा यम। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि मोलर चालकता की आपकी परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पे देखेंगे किसी विद्युत अपघट्य के 1 किलोग्राम मोल को घोलने पर प्राप्त विलयन की चालकता को उस विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। अच्छा, ऐसी बात है, एक बार फिर पढ़िए हेडिंग को। चलिए देखेंगे कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 किलोग्राम मोल को, कोई आपके सामने विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसके 1 किलोग्राम मोल को आपको लेना है, उठाना है और विलयन की चालकता को घोलना है। विलयन की चालकता को उस विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। ठीक,
बढ़िया बात। ओके, अब इसको कितने भागों में बांटा गया है? बहुत से भागों में बांटा गया है। आपकी किताब में मात्र 2 ही है, एक में सांद्रता है, एक में सांद्रता नहीं है। जिसमें सांद्रता है उसे आप सिग्मा cm से लिखते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि ये आपका सिग्मा कैसे है? हमने तो इस वाले सिग्मा को पढ़ा है और हमने इस वाले सिग्मा को पढ़ा है। इन 2 सिग्मा को आपने पढ़ा है, एक सिग्मा आपका और होता है, ये भी आपका सिग्मा होता है। ये आपके तीनों क्या है? ये आपके तीनों सिग्मा है। सिग्मा क्या है? ये आपके तीनों क्या है? सिग्मा। इनको आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो ये आपके तीनों सिग्मा ही है। ओके, कोई छोटा है, कोई उससे बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, ये यहाँ पे चक्कर है। ठीक, और जिसमें सांद्रता है उसमें क्या है कि उसमें सिग्मा cm सांद्रता है। तो जिसमें सांद्रता है उसमें क्या कहा गया है कि किसी सांद्रता पर मोलर चालकता सिग्मा cm बराबर ये आपका कप्पा गुणे 1000 बटे में आपका मोलरता हो जाएगी। ओके जनाब, उसके बाद इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक आपका सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपकी सांद्रता का होगा। ये सब कुछ याद करने वाली चीजें हैं, इनको ट्रिक के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। जहाँ पे ट्रिक करने की भी लगती है हम वहां पे बहुत ट्रिक लगा देते हैं, ये आप लोग जानते हैं। उसके बाद सिग्मा नोट m सांद्रता उसमें नहीं है, तो अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ये हमने बहुत बड़ा किताब में दिया है। हमारे पास 2-3 किताबें हैं, वहां से इनको 2-3 किताबों से पढ़ के ये आपके सामने इतनी छोटी सी लाइन को पेश किया है। ठीक, तो अनंत तन्यता पर मोलर चालकता क्या हो जाएगी? सिग्मा सिग्मा नोट m बराबर ये आपका लेमडा अनंत तक जाएगा धनायन में, प्लस में लेमडा अनंत तक जाएगा ऋणायन में, ये आपकी हो जाएगी। फिर उसके बाद इसका कोई मात्रक नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। ओके, मोलर चालकता पर सांद्रता का क्या है प्रभाव? अब उनको देख लीजिए कि सांद्रता का मान अधिक करने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है। मतलब कि जैसे जैसे आप सांद्रता का मान घटाएंगे मोलर चालकता का मान नीचे गिरेगा। मतलब कि सांद्रता का मान बढ़ाएंगे मोलर चालकता का मान घटेगा, ये आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद अब एक नियम आपका इस वाले पाठ में भी है, कोलराउस का नियम। कोलराउस चाचा का नियम क्या है? आइए इन चाचा से मिलते हैं कि का हो चाचा जी का नियम पेश किए हैं, आइए हमको बताइए ना, आइए ना हमारे बिहार कभी। तो कोलराउस का नियम, तो कोलराउस चाचा जी क्या बोलते हैं कि किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता सिग्मा नॉट m उसके धनायन व ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। अच्छा, ये बात है, ये आपने बताया है, तो इसका एक उदाहरण भी बता दीजिए। अच्छा, आपको उदाहरण चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए, तो ये आपके सामने पेश किया है, ले दमादम ले। तो यहाँ पे आपने सिग्मा नोट HCl ये आपका क्या है? जिस प्रकार आपने अभी यहाँ पढ़ा था सिग्मा m, उस प्रकार बराबर में लेमडा अनंत तक जाएगा धनायन में, प्लस में लेमडा अनंत तक जाएगा ऋणायन में। ये आपका कोलराउस का नियम का उदाहरण हो गया है। अब इसके अनुप्रयोग हम देख लेंगे। तो अनुप्रयोग कैसे देखेंगे कि देखेंगे कहता है जहर तरीके से। तो वियोजन की मात्रा का निर्धारण आपका कैसे करते हैं? तो ये आपका अल्फा बराबर हो जाता है क्या? सिग्मा cm बटे में सिग्मा नोट m से। उसके बाद दूसरा क्या है? वियोजन स्थिरांक का निर्धारण। तो वियोजन स्थिरांक का निर्धारण के बराबर मोलरता गुणे में अल्फा स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। फिर तीसरा क्या है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता का निर्धारण, ये भी आपका हो गया। तो पूरे का स्क्रीनशॉट मान लीजिए बहुत बढ़िया तरीके से। तो अब आपको बताना है कि दोस्तों वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही आपको जाना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।